नमस्कार दोस्तों, जतिन दिस साइड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो ये हमारी म्यूचुअल फंड की लास्ट और थर्ड वीडियो है म्यूचुअल फंड सीरीज की। ठीक है, हमने पिछली दो वीडियो में म्यूचुअल फंड को कम्प्लीटली कवर कर दिया है, मतलब अबाउट 90% कवर हो चुका है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं बटन में लिंक दे दूंगा, आप पहले म्यूचुअल फंड पार्ट 1 और वो पार्ट 2 वो दोनों वीडियो देखो, देन इस वीडियो को आना, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से अंडरस्टैंड समझ में आ रही है। ठीक है, सो आज हम समझेंगे म्यूचुअल फंड में। अब मैंने सारी टर्मिनोलॉजीज जान ली, म्यूचुअल फंड सेफ है नहीं है क्या है वो सब हमने जान लिया। अब हम समझेंगे भाई मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ तो मैं क्या क्या चीज़ें देखूँ उससे पहले। ठीक है, सो पहले हम थ्योरेटिकली समझेंगे, देन हम प्रैक्टिकली ऐप के अंदर जाके देख रहे होंगे क्या चीज़ कहाँ पे देखते हैं, कैसे देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट चीज़ जो हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले देखनी होती है दैट इज नेट एसेट वैल्यू, NAV। ठीक है, NAV को मैंने काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है पिछली वीडियोस में, तो मैं दोबारा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आप आई बटन में जाके वीडियो देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी तो NAV के ट्रूली स्पीकिंग डजंट मैटर टू मच। ठीक है, कई लोग बोलते हैं NAV देखनी चाहिए, जिसकी लो NAV है उसमें इन्वेस्ट करो, हाई NAV है उसमें मत करो, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, वो NAV देखनी चाहिए, सिर्फ फंड स्पेसिफिक देखनी चाहिए। मैं किसी एक म्यूचुअल फंड की NAV देख रहा हूँ तो मैं उसकी NAV देखूंगा कि भाई पहले कैसी थी और अब कितनी है। मान लो उसकी NAV कुछ हफ्ते पहले 60 पे थी, अब वो मान लो 55 पे आ गई, तो मुझे लग रहा है कि अरे 50 तक भी आ सकती है, तो मैं 50 तक आने का वेट करूंगा, तब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करूंगा। ठीक है, ताकि मुझे एक अच्छा रिटर्न मिले। अब ये तो नहीं है ना कि इस फंड की NAV 100 रुपये है और एक फंड की NAV 1000 रुपये, तो मैं इसकी कह रहा हूँ कि 100 रुपये जिसकी NAV है वो अच्छा है, जिसकी 1000 NAV है वो बेकार है ना। ये नहीं है, ऐसे कंपैरिजन नहीं कर सकते। फंड के अंदर कंपैरिजन होता है, एक फंड स्पेसिफिक की उसकी उसी फंड की पहले NAV कितनी थी और अब कितनी है। ठीक है, NAV इतनी कुछ खास मैटर नहीं करती। अब जब म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी एक रेटिंग भी दे रखी होती है। ठीक है, सो मोस्ट प्रोबेबली कोशिश करो 3+ रेटिंग वाले म्यूचुअल फंड्स के साथ जाने की। ठीक है, देन उसके बाद आता है रिस्क। म्यूचुअल फंड में रिस्क भी लिखा होता है, कितना रिस्क है, वेरी हाई रिस्क, मॉडरेट रिस्क है, लो रिस्क। ठीक है, जैसे इक्विटी वाले फंड्स में ज़्यादा रिस्क होता है, मोस्टली स्मॉल का और ज़्यादा रिस्क होता है, तो आपके रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हो आपको किसके साथ जाना है। देन रिटर्न्स, प्रीवियस ईयर में उस म्यूचुअल फंड ने कितने रिटर्न दिए, पिछले 3 साल में कितने रिटर्न दिए, 5 साल में कितने रिटर्न दिए, या फिर मान लो 10 साल पुराना म्यूचुअल फंड है तो ऑल टाइम डेट है 10 साल में उसने कितने रिटर्न दिए। ठीक है, सो ये चीज़ काफ़ी ज़रूरी है देखने की, उसने प्रीवियस उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देन हिस्ट्री कैसी है उस फंड की। ठीक है, मतलब उसकी एक हिस्ट्री होनी भी तो चाहिए। मान लो कोई नया नया फंड है तो उसकी हिस्ट्री नहीं है, तो ये नहीं कि नया फंड है तो बेकार है, बट एक पिछला ट्रैक रिकॉर्ड हो सकते हैं, तो आप थोड़ा सा एजम्पशन लगा सकते हो कि भाई इसने पहले मार्केट गिरी चढ़ी तब अच्छा परफॉर्म किया तो आगे भी अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे म्यूचुअल फंड के साथ जाओ जिनकी कम से कम 4 से 5 साल की एज हो, मतलब 4 से 5 साल पुराने म्यूचुअल फंड हो, तो वो एक अच्छा ऑप्शन होगा आपके लिए, ताकि आप एक प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड भी देख सको उसका। देन आता है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो एक्सपेंस रेशियो जितना कम है उतना बेटर है, ताकि आपको मैक्सिमम रिटर्न मैक्सिमम मिल रहा हो। देन आता है एग्जिट लोड। एग्जिट लोड क्या होता है, एक फी होती है जो म्यूचुअल फंड चार्ज करता है इन्वेस्टर से, अगर वो जो म्यूचुअल फंड स्कीम है उससे पार्सली या कंप्लीटली बाहर आ जाता है लॉक इन पीरियड से पहले। अब लॉक इन पीरियड क्या होता है, लॉक इन पीरियड एक तरीके से एक रेस्ट्रिक्टेड टाइम है कि भाई जो इन्वेस्टर है वो इस टाइम से पहले अपना पैसा नहीं निकाल सकता म्यूचुअल फंड से। म्यूचुअल फंड कंपनी भाई अब क्यों करती है लॉक इन पीरियड, ताकि अब मैंने इस महीने पैसे डाला म्यूचुअल फंड में, अगले महीने निकाल लूंगा तो 1 महीने में कहाँ रिटर्न आएगा यार। इक्विटी है तो इक्विटी तो 1 महीने में क्या पता गिर गई हो। ठीक है, सो ताकि लोग लॉन्ग टर्म तक होल्ड करके रखें म्यूचुअल फंड्स को, इसलिए कुछ म्यूचुअल फंड्स लॉक इन पीरियड भी लगाते हैं। और अगर आप लॉक इन पीरियड से पहले पैसा निकालोगे तो आप एक कुछ फीस चार्ज कर रहे हैं म्यूचुअल फंड, दैट इज जिसे एग्जिट लोड बोलते हैं। ठीक है, अब सब म्यूचुअल फंड में नहीं होता लॉक इन पीरियड, तो आप देख सकते हो कि किसमें कितना लॉक इन पीरियड है, कितने ड्यूरेशन का, 1 साल का, 3 साल का है, सो वो चीज़ भी हमें देखनी होती है। देन फिर 2 टर्म आती है STCG एंड LTCG। ठीक है, अब STCG क्या होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, ये क्या होता है, अगर मैंने अपने म्यूचुअल फंड 1 साल से पहले रिडीम कर लिया, 1 साल से पहले म्यूचुअल फंड में से मैंने पैसा निकाल लिया, तो मुझे 15% टैक्स देना होगा जितने मुझे रिटर्न मिले। मान लो मैंने 100 रुपये इन्वेस्ट किए थे, मुझे 1 साल से मैंने पहले पैसा निकाल लिया और मुझे 20% रिटर्न मिला था,
तो 100 रुपये का 20% 20 रुपये, तो 20 रुपये का मुझे 15% टैक्स देना पड़ेगा। वहीं पे अगर मैं 1 साल से ज़्यादा होल्ड करके रखता हूँ अपने म्यूचुअल फंड को और 1 साल बाद अपना 1 साल के बाद कभी भी अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो निकालता हूँ म्यूचुअल फंड से, तो जो मुझे रिटर्न मिलते हैं उन पे मुझे 10% टैक्स देना पड़ता है। वो भी तब देना पड़ता है जब मेरा रिटर्न 1 लाख से ज़्यादा है। मतलब अब मैंने 100 रुपये इन्वेस्ट किए थे, मान लो 20% रिटर्न मिला, तो 100 का 20% 20 रुपये, तो 1 लाख से कम है 20 रुपये, तो मुझे कोई टैक्स नहीं देना। अंडरस्टैंड? तो LTCG STCG ये तो एक तरीके से टैक्सेस हैं। सो ये चीज़ भी देखनी होती है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सो इसलिए बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म तक होल्ड करके रखना चाहिए म्यूचुअल फंड को। ठीक है, फिर जो फंड की परफॉर्मेंस है वर्सेस बेंचमार्क परफॉर्मेंस। बेंचमार्क क्या है? मतलब बेंचमार्क समझ गए ना, एक तरीके से एक चीज़ बना दी कि एक फिक्स स्टैंडर्ड बना दिया हर एक म्यूचुअल फंड टाइप के म्यूचुअल फंड के लिए कि इससे ये इसका बेंचमार्क हो गया। ठीक है, तो फंड ने उस बेंचमार्क से अच्छा परफॉर्म किया, लो परफॉर्म किया, ये हमें क्या बता रहा होता है? अल्फा। अब अल्फा क्या होता है ये मैं आपको ऐप के अंदर जाऊंगा तभी बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है? फंड मैनेजर। फंड मैनेजर की भी हिस्ट्री देखते हैं भाई। फंड मैनेजर कोई नया अपॉइंट हुआ है या फिर वो इससे पहले भी कुछ म्यूचुअल फंड्स में काम किया है, तो उस फंड मैनेजर के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है, क्योंकि एट लास्ट वही आपके फंड्स डिसाइड करते हैं कहाँ पे इन्वेस्ट हो रहे हैं, कितना, कहाँ पे कैसे डाइवर्सिफिकेशन होगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको देखने होते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले। अब डायरेक्टली चलते हैं ऐप के अंदर, देखते हैं कि कैसे फंड्स म्यूचुअल फंड्स को आप फिल्टर करते हैं, कैसे सिलेक्ट करेंगे और कैसे उसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो वीडियो को यहीं पे रोकता हूँ क्योंकि इसी फ़ोन के अंदर जाएंगे हम। सो चलते हैं ऐप के अंदर। तो जैसे ही आप ऐप को ओपन करेंगे, मैं आपको इस ग्रो ऐप के अंदर एनालिसिस करके दिखाऊंगा म्यूचुअल फंड्स का। तो यहाँ पे तो इन्होंने पहले से ही कुछ कलेक्शंस बना रखी है, जैसे कि आप टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स हैं आपको, तो डायरेक्ट आप इसमें जाके टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर सकते हो अपने लिए। सेक्टर वाइज म्यूचुअल फंड्स हैं तो सेक्टर बेट्स के सेक्शन में जा सकते हो, बट मैं डायरेक्ट आपको अपनी वॉच लिस्ट में लेके जाऊँगा। यहाँ पे ये कोई पर्सनल रिकमेंडेशंस नहीं है मेरी, बस मैंने आपको आप अपने लिए कैसे फंड सिलेक्ट करेंगे वो कंप्लीट एनालिसिस करके दिखाऊंगा मैं इनके थ्रू, और अपनी इन्वेस्टिंग कैसे स्टार्ट करेंगे। ओके, तो शुरुआत करेंगे हम अपनी इस फंड के साथ, ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ये इसका पूरा नाम है। ठीक है, तो अब इसको तोड़ के समझते हैं इसका मतलब क्या है। ICICI प्रूडेंशियल तो इस EMC का नाम है, ओके, जो इसकी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो इस फंड को मैनेज करती है उसका नाम है। टेक्नोलॉजी मुझे बता रहा है कि एक सेक्टर फंड है, मतलब ये टेक सेक्टर के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जैसे कि टेक कंपनीज होगी, इन्फोसिस, विप्रो वगैरह। डायरेक्ट प्लान मतलब 2 टाइप के प्लान होते हैं, एक डायरेक्ट प्लान, एक रेगुलर प्लान। डायरेक्ट प्लान क्या होता है जिसमें हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। रेगुलर प्लान क्या होता है, बीच में एक इंटरमीडिएट इन्वॉल्व होता है जो हमें सजेस्ट करता है कि भाई आप इस फंड में इन्वेस्ट करो। जैसे कि आज से 5-6 साल पहले हमारे पास बैंक से कुछ मैनेजर्स आते थे या फंड मैनेजर्स आते थे कि भाई इस फंड में इन्वेस्ट कर लो, इस फंड में इन्वेस्ट कर लो, तो वो क्या अपना एक कमीशन भी ले रहे होते थे। तो इसलिए आपको डायरेक्ट प्लान के साथ जाना चाहिए। आजकल तो ज़्यादातर आपको डायरेक्ट प्लान ही दिखेंगे, और डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करना यहाँ पे आपके जो एक्सपेंसेस होते हैं वो कम कट रहे होते हैं। ग्रोथ क्या है, मतलब आपका जो भी पैसा आपको मान लो एनुअली रिटर्न मिल रहा है वो वापस फंड में लग जा रहा है और दोबारा उसमें कंपाउंडिंग के थ्रू ग्रो हो रहा है। कुछ फंड्स ऐसे होते हैं जो आपको डिविडेंड भी दे रहे होते हैं, मतलब क्या है, एक तरीके से इंटरेस्ट दे रहे होते हैं जो आपकी इन्वेस्टमेंट पे प्रिंसिपल अमाउंट पे मिला हुआ होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है वेरी हाई रिस्क, क्योंकि इक्विटी है बट शॉर्ट टर्म के लिए रिस्क होता है ये। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने 1 मंथ में कितना रिटर्न दिया, 1 ईयर दिया। मैं 1 ईयर भी नहीं देखूंगा बिकॉज अभी कोरोना के कारण काफ़ी ज़्यादा बूम आया था, डिप होने के बाद डिप होके बूम आया था, तो इसलिए 1 ईयर भी मैं नहीं देखूंगा। मैं 3 ईयर देखूंगा, 5 ईयर देखूंगा एंड ऑल टाइम देखूंगा, जो कि आप देख सकते हैं 5 ईयर में भी इसने पिछले 5 साल से एनुअली 26% का रिटर्न दिया, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न है। ऑल टाइम भी देखूँ मैं तो ये 2013 में फंड स्टार्ट हुआ था, 2013 से लेकर आज तक 8 साल में इसने रेगुलरली, मतलब एवरेज बात की जाए तो एनुअली 25.88% का रिटर्न दिया, जो कि एक बहुत अच्छी अमाउंट है। ठीक है, अब इसकी नेट एसेट वैल्यू के 137। अब नेट एसेट वैल्यू कम है ज़्यादा है, मुझे बताओ, कम है ज़्यादा है? ये कुछ नहीं है। इस फंड से इसका कंपैरिजन करेंगे, किसी दूसरे से कंपैरिजन ही नहीं करना। इसकी वैल्यू देखो, मैंने ऑल टाइम का ग्राफ खोला हुआ है। 2015 में 42 थी, 2018 में 65 थी, 2021 में 119 थी। देख रहे हो आप, ओवर द टाइम ग्रो हो रही है, तो इसकी नेट एसेट वैल्यू ठीक है। रेटिंग क्या है? 5 स्टार, वेरी गुड। फंड साइज़ क्या होता है, मैंने बताया था
फंड के पास जो एसेट्स है उसके टोटल वैल्यू कितनी है। तो फंड साइज क्या आपका मिनिमम 1000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए और मैक्सिमम 10,000 करोड़ से कम होना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि बहुत कम फंड साइज भी क्या बता रहा होता है कि भाई थोड़ा सा मतलब एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि इसमें कम लोगों ने पैसा डाला हुआ है, ठीक है, मतलब एक तरीके से कम लोगों को वो ट्रस्ट है। तो अगर आपको 1000 करोड़ से ज़्यादा फंड साइज है, मेरी रिकमेंडेशन है 1000 करोड़ से ज़्यादा के फंड साइज वाले म्यूचुअल फंड के साथ जाना। और 10,000 करोड़ से कम वाले क्यों? क्योंकि उससे ज़्यादा जब फंड साइज हो जाता है तो म्यूचुअल फंड जनरली थोड़ा कम रिटर्न जनरेट करने लग जाते हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा फंड मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। तो आप ये रिटर्न्स देख सकते हैं जो भी मैंने आपको ऊपर भी दिखाए थे। इसमें 1 साल में, 3 साल में, 5 साल में और ऑल टाइम में जब से फंड शुरू हुआ था उससे लेके आज तक एनुअली कितना रिटर्न दिया, ठीक है। और ये कैटेगरी एवरेज, मतलब इस कैटेगरी के जो और फंड्स हैं उनका एवरेज, मतलब टेक्नोलॉजी के और म्यूचुअल फंड्स है उनका जो एवरेज रिटर्न है और इसका रिटर्न, उनके बीच में कंपैरिजन है। तो आप देख सकते हैं इसका उनके कंपैरेटिवली कैसा रिटर्न है। जैसे कि मैं इसके प्रोज एंड कॉन्स ओपन करता हूँ तो प्रोज में मुझे दिख रहा है कि इसकी जो 1 ईयर रिटर्न है वो जिस कैटेगरी की एवरेज रिटर्न है उससे ज़्यादा है। 3 ईयर भी कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा है, 5 ईयर भी कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा है, जो कि एक अच्छी बात है। कॉन्स, ये ऐप के द्वारा कहना है कि इसकी कोई कॉन्स नहीं है, हम खुद देखेंगे बट इसके कॉन्स है या नहीं, ठीक है। ये आप कैलकुलेट मैं आपको करके दिखाऊंगा बाद में, तो इसको अभी नहीं देखते हैं। देन एक्सपेंस रेशियो, ठीक है, इधर जाते हैं तो ये एक्सपेंस रेशियो दिखा रहा है 1.12%। तो क्या ज़्यादा है या कम है? ये मैं इसको कम तो नहीं कहूँगा बट मैं इसको ज़्यादा भी नहीं कहूँगा, ठीक ठाक है। 1.12% इज़ ओके, मतलब कम तो नहीं है बट नॉर्मल अमाउंट है। बाकी आप पर डिपेंड करता है, अगर आप जाना चाहते हो तो जा सकते हो। 1.12% थोड़ा ज़्यादा है बस, बट ज़्यादा नहीं है 1.12 एक्सपेंस रेशियो। देन एग्जिट लोड 1% लगेगा इस पर अगर 15 दिन से पहले आप रिडीम कर लेते हो। एग्जिट लोड क्या होता है मैं बता चुका हूँ, तो मैं वीडियो लंबी नहीं करूँगा। 0 स्टैम्प ड्यूटी इस पर लगेगी 0.005%। ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी क्या है, सभी म्यूचुअल फंड पे लगती है और सेम लगती है, मतलब इट्स लाइक ए टैक्स कह सकता हूँ मैं। तो इसकी आपको दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, सब म्यूचुअल फंड में सेम होती है। देन LTCG STCG ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, वही अगर आप 1 साल से पहले रिडीम कर रहे हो तो 15% टैक्स, अगर 1 साल के बाद करते हो और अगर रिटर्न आपका 1 लाख से ज़्यादा है तब आपको 10% टैक्स देना होता है, ठीक है। अब आप होल्डिंग्स देख सकते हो इस म्यूचुअल फंड की, किस किस कंपनी में होल्डिंग और कितने परसेंट है। जैसे कि आप इन्फोसिस में देख सकते हो इसकी 22% होल्डिंग है, विप्रो में देख सकते हो इसकी 3% होल्डिंग है अबाउट। ऐसे आप सारी कंपनीज में देख सकते हो इसकी किस कंपनी में कितनी होल्डिंग है इस फंड की, ठीक है। मैं होल्डिंग एनालिसिस में जाता हूँ तो मैं देख रहा हूँ इसने 93% अबाउट अपना पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट किया हुआ है, वहीं पे 6% इक्विटी में, क्योंकि इक्विटी फंड है, वहीं पे 6% इसका कैश की फॉर्म में है। कैश क्यों है, मैंने बताया था म्यूचुअल फंड को कैश रखना पड़ता है, कुछ अमाउंट कैश की फॉर्म में अपने पास क्यों रखना पड़ता है, कमेंट सेक्शन में बताओ ज़रा, क्योंकि मैंने बताया था। अगर आपको याद है तो ज़रूर बताओ कमेंट सेक्शन में, ठीक है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में इसका 78% पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है इसने, क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी फंड है तो मेजर पोर्शन उधर ही जा रहा होगा। सर्विस सेक्टर में 14% और अदर सेक्टर में 7%, ओके। देन यहाँ पे कुछ रेशियोज हैं, ठीक है। अब रेशियो में आपको याद होगा शायद मैंने आपको बताया था फंड परफॉर्मेंस वर्सेस बेंचमार्क परफॉर्मेंस, इसको हम मेज़र करते हैं अल्फ़ा से। तो सबसे पहले अल्फ़ा को ही देखते हैं। अगर मेरा अल्फ़ा 1 है, ठीक है, 1 है तो 1 अल्फ़ा का मतलब क्या होता है, मेरे फंड ने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर दिया, मतलब 1% से, मतलब मेरे फंड, मान लो बेंचमार्क ने मुझे, जो भी बेंचमार्क एक इंडेक्स है, मान लो एक इंडेक्स होता है उसको हम बेंचमार्क की तरह ले लेते हैं, तो मान लो मुझे उस इंडेक्स ने एनुअली 12% का रिटर्न दिया है और मेरा अल्फ़ा 1 है, तो मतलब मेरे फंड ने मुझे 13% का रिटर्न दिया है, मतलब जो बेंचमार्क है उससे 1% बेटर परफॉर्म किया है। वहीं पर अगर मेरा अल्फ़ा -1 है तो मतलब जो मेरा फंड है उसने बेंचमार्क से -1% कम रिटर्न दिया है, मतलब उससे बेकार परफॉर्म किया है। तो अल्फ़ा फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले ज़रूर देखना आप, ठीक है। बाकी बीटा क्या होता है, बीटा अगर 1 से ज़्यादा होता है तो हाईली वॉलेटाइल फंड है ये, मतलब ज़्यादा वॉलेटाइल है, और 1 से कम है तो मतलब लेस वॉलेटाइल है। वॉलेटिलिटी बता रहा था, तो वो एट द टाइम आपका पैसा ग्रो करता है। और बाकी और रेशियोज, PE/PB रेशियो की, ये स्टॉक्स में ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, म्यूचुअल फंड में इनका कुछ इतना खास रोल नहीं होता, बट अल्फ़ा ज़रूर देखना है आपको इन्वेस्ट करने से पहले। और इसका अल्फ़ा आप देख सकते हैं, इसका अल्फ़ा 1.74 है, तो इसका अल्फ़ा अच्छा है।
देन मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है इसके लिए ये आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि लमसम के लिए 5,000 चाहिए होती है स्टार्टिंग में, एंड सिप मैं 100 रुपये से कर सकता हूँ, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। 100 रुपये तो कोई भी कर सकता है, लिटरली मेरा मानना है, आप स्टार्ट कर सकते हैं। देन अदर प्लान क्या है इस म्यूचुअल फंड के, मतलब इसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने और कौन कौन से प्लान है इसके, आप वो भी देख सकते हैं, बट अभी तो इस फंड की बात कर रहे हैं। तो फंड मैनेजमेंट, इस फंड को 4 मैनेजर्स मैनेज करते हैं। आप उनके बारे में डिटेल्स पढ़ सकते हैं, भाई इसकी एजुकेशन क्या क्या है, एक्सपीरियंस क्या क्या है, इसने और किन जगहों पे काम किया है, तो आप ये देख सकते हैं, क्योंकि एट लास्ट आपके फंड को मैनेज यही कर रहे होते हैं, तो आपको ये भी देखना है। देन अबाउट सेक्शन में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है ICICI प्रूडेंशियल, ये शुरू कब हुई थी, इसके टोटल जो भी जितने भी इसके म्यूचुअल फंड्स हैं उन सब के टोटल एसेट्स कितने हैं मिला के, इतने दिख रहे हैं आपको 4,10,000 करोड़ के हैं। देन इसकी रैंक कितनी है ओवरऑल इंडिया में एसेट के मामले में। देन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव भी आपको फंड का पढ़ना ज़रूरी है कि भाई इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इस फंड का। ओके, तो आप ये भी पढ़ सकते हैं। देन फंड का बेंचमार्क क्या है, इसको आप इसके नाम से भी कंफ्यूज मत होना, फंड का बेंचमार्क आपको देखना ही नहीं है, आपको डायरेक्ट जाके अल्फा देखना है, ठीक है, क्योंकि आपके भाई ने बताया है, अल्फा डायरेक्ट आपको बता देगा कि बेंचमार्क के कंपैरेटिवली उसने कैसा परफॉर्म किया है। अब मान लो मेरे को इस फंड में इन्वेस्ट करनी है, मैंने कंप्लीट एनालिसिस कर लिया, बस इतना ही था, और बाकी जो वीडियोस में बताया उनके थ्रू और जो इस वीडियो में बताया है जो चीज़ें, वो सारी चीज़ें देख लेना, आपको बिल्कुल परफेक्टली सिलेक्ट कर लोगे फंड को। ओके, अब आप कह रहे हैं इन्वेस्ट करना है, कैसे करूँ, वन टाइम करनी है, वन टाइम पे जाओ, सिप करनी है, मंथली सिप पे गया, 100 रुपये मिनिमम थी, 100 रुपये डाला, इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे दिख रहा है सिप डेट, मतलब मैंने जो डेट सिलेक्ट कर ली, फिर हर महीने मेरे अकाउंट से उतना पैसा सिप में अपने आप जाता रहेगा, मुझे हर महीने जाके इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी। तो ये होगी मेरी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट, ठीक है। अब बाकी और फंड्स के थ्रू भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये एक लिक्विड फंड है, लिक्विड फंड आप देख सकते हैं 6.32% का रिटर्न दिया इसने पिछले 3 साल में एनुअली। कम देता है लिक्विड फंड, मैंने आपको बताया था, बट लिक्विड होता है तभी। बट आप देख सकते हैं कितना स्मूथली जा रहा है, क्योंकि इसमें रिस्क कम होता है, ठीक है। आप सिमिलर, इसका एनालिसिस भी बिल्कुल सिमिलर वे में होगा, जैसे इसके प्रोज एंड कॉन देखोगे आप, इसके एक्सपेंस रेशियो कितना है 0.55%, बट 0.55% इसका एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है, आप इसके कॉन्स में जाके देख सकते हैं। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि लिक्विड फंड तो वैसे ही रिटर्न कम दे रहा होता है, तो इनमें एक्सपेंस रेशियो कम होता है, तो उस कैटेगरी के हिसाब से ज़्यादा है। तो आपको इसके प्रोज एंड कॉन्स में जाके अपने आप पता चल जाएगा, आप एनालिसिस करोगे तब आप अपने आप सीख जाओगे। ट्राई करके देखो, फंड के अंदर जाओ, कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ये आपको दिख रहा है फ्लेक्सी कैप फंड है एक, मतलब मल्टी कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, सब में पैसे इन्वेस्ट हो रहा है। एनालिसिस सेम वे में होगा। ये है एक इंडेक्स फंड। अब इंडेक्स फंड वन ऑफ द बेस्ट फंड्स होते हैं, मतलब मैं बिगिनर्स के लिए तो अगर आपको शुरुआत करनी है तो आप इंडेक्स फंड के साथ तो पक्का जा सकते हो, क्योंकि इसमें क्या है, आपका पैसा इंडेक्स में इन्वेस्ट हो रहा है, मतलब सेंसेक्स में इन्वेस्ट हो रहा है। जैसे कि सेंसेक्स का इंडेक्स फंड है, मतलब आपका पैसा सेंसेक्स में इन्वेस्ट हो जाएगा। तो पहले तो 2 टाइप के फंड होते हैं, बात करते हैं, एक होता है पैसिव, एक होता है एक्टिव। पैसिव में क्या है, जो फंड एडवाइज़र होता है, मतलब जो मैनेजर होता है, उसका एक्टिव रोल नहीं होता, उसने इंडेक्स में पैसा डाल के छोड़ दिया सेंसेक्स में। अब सेंसेक्स में जो कंपनी है उनमें मेरा पैसा अपने आप लगते रहेगा, उसका कोई रोल नहीं है। तो इनमें क्या, हमारा एक्सपेंस रेशियो भी कम होता है, ये इनका एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। वहीं पे जो एक्टिव फंड है उनमें जैसे कई इक्विटी फंड्स हो गए, उनमें वो सिलेक्ट करता है कि आपका पैसा किस कंपनी में कितना % जाएगा, तो उसमें उसकी मेहनत लग रही होती है, तो वहाँ पे एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है। तो इंडेक्स फंड में एक्सपेंस रेशियो भी आपका बहुत कम होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ इसका एक्सपेंस रेशियो कितना है। आप देख सकते हैं इसका एक्सपेंस रेशियो मात्र 0.2% है। ओके, ये पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं इंडेक्स फंड का। रिटर्न भी ठीक ठाक दे देते हैं, इसने पिछले 8 साल के अंदर एनुअली 13.5% का रिटर्न दिया है, जो कि एक अच्छा रिटर्न है, मतलब ठीक ठाक रिटर्न है। ओके, ये सिंपल वे में इतने आसान तरीके से आप एनालिसिस करके अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। सो बिगिन योर जर्नी, ये था कंप्लीट वे कैसे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके ऑल म्यूचुअल फंड भी दिख जाएंगे, आप फिल्टर करके सिलेक्ट भी कर सकते हैं आपको किस टाइप का म्यूचुअल फंड चाहिए, कितना रेटिंग वगैरह, ठीक है। आप फिल्टर लगा के अप्लाई कर सकते हैं, एंड देन जो बाकी बचे हुए एनालिसिस होंगे वो आप जैसे आपको सिखाया है वैसे कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, तो आप गूगल पे जाके सिप कैलकुलेटर या कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर कुछ भी डाल देना, जो भी पहले लिंक आएगी आप उस पर क्लिक कर देना। देन जैसे ही आप ओपन करोगे, आप मान लो मैं किसी म्यूचुअल फंड में सिप कर रहा हूँ,
तो मैं हर महीने उसमें एज्यूमिंग 500 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहा हूँ। रिटर्न मैं 18% का एक्सपेक्ट करूँगा म्यूचुअल फंड से। और 18% इज नॉट ए बिग अमाउंट एट ऑल, नॉट ए बिग डील एट ऑल, बिकॉज मैंने आपको अभी का ही म्यूचुअल फंड दिखाया जिन्हें पिछले 5 साल से एनुअली 25 to 30% तक का भी रिटर्न दिया है। तो 18% एक एवरेज अमाउंट है। टाइम पीरियड मान लो मैं अगले 10 ईयर्स तक 500 रुपीज़ हर मंथ इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो मैंने इन्वेस्ट किए सिर्फ 60,000 रुपीज़ और मुझे उन पर रिटर्न मिला 1,08,000। मतलब 10 साल बाद मेरी अमाउंट 60,000 इन्वेस्ट हुई और वो टोटल होगी 1,68,000। दिख गया? दैट्स द पावर ऑफ इन्वेस्टिंग। और यहीं पे थोड़ा सा और खेल दिखाऊं, थोड़ा सा, जस्ट मान लो इसको मैं 10 की जगह 15 कर दूं। अमाउंट इन्वेस्टेड सिर्फ मेरी 60,000 थी तब 10 साल में, और वहीं पर अगर मैंने इसको 15 साल कर दिए 90,000 हुई। 30,000 अमाउंट इन्वेस्टेड बढ़ी, बट रिटर्न मेरा कितना बढ़ा? तब मेरा रिटर्न था 1,08,000 एंड नाउ यू कैन सी मेरा रिटर्न हो गया 3,69,000, मतलब 3,79,000 हो गया अबाउट। ये रिटर्न कितना ज़्यादा बढ़ गया और इन्वेस्टेड अमाउंट उसके कंपैरेटिवली कितनी कम बढ़ी। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का खेल चलता है बाबूजी, कंपाउंडिंग का। इसलिए कहा जाता है कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का खेल चलता है। अब आप कह रहे हैं मैं 500 रुपये इतने टाइम तक कैसे इन्वेस्ट करूँ? उस टाइम बाद अर्निंग शुरू हो जाएगी यार आपकी, ठीक है। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो गया, फिर कहीं तो क्या पता है अर्निंग इंडिविजुअल होंगे तो वो तो और ज़्यादा की शिप स्टार्ट कर सकते हैं। तो हर महीने 500 रुपये एक म्यूचुअल फंड के लिए निकालना क्या कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। सो आप इजीली इन्वेस्ट कर सकते हो। और मान लो अगर मैं 2 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो एक को चलो मैंने ऐसे रख लिया कि मैं उससे थोड़े टाइम बाद पैसे निकाल लूँगा। एक को मैंने रख लिया कि अगले 30 साल तक मैं उसमें पैसे डालते रहूँगा 500 रुपये। तो जस्ट दिखाने के लिए, चलो मैं मान लेता हूँ आप नहीं रख रहे इतने टाइम के लिए, बट देखना चाहते हैं, मैं कंपाउंडिंग की पावर दिखाना चाहता हूँ आपको। अमाउंट इन्वेस्टेड सिर्फ 1,80,000। ओके, अगले 30 साल तक हर महीने 500 इन्वेस्ट करता हूँ तो सिर्फ इन्वेस्ट अमाउंट कितनी है? 1,80,000। और रिटर्न कितना मिला इस पर? माइंड ब्लोइंग, 70 लाख का रिटर्न। मतलब कुछ नहीं बोलूँगा, कमेंट सेक्शन में बोल देना अपने आप, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। और मान लो लमसम में जाता हूँ मैं, मतलब जैसे कि मैं अभी 18 का हुआ था तो मेरे पे कुछ अमाउंट पहले से पड़ी थी, मतलब काफ़ी टाइम से जमा कर रहा था मैं पिछले 3-4 सालों से। सो मान लो मेरे पे 10,000 रुपये थे, ठीक है, एज्यूमिंग मेरे पे 10,000 रुपये थे। और मैं क्या करता हूँ, उनको लमसम डाल के छोड़ देता हूँ 18% के रिटर्न पे अगले 10 साल के लिए। 30 साल नहीं छोड़ो, 10 साल, ठीक है। मतलब आज मैंने 10,000 रुपये डाल दिए और अब मुझे दोबारा पैसे नहीं डालने, अगले 10 साल तक उनको मैंने म्यूचुअल फंड में डाल के छोड़ दिया। सो आप देख रहे हो, अमाउंट इन्वेस्टेड सिर्फ 10,000 और उस पर मुझे रिटर्न मिला 42,000 का। मतलब मेरी टोटल वैल्यू हो जाती है 10 साल के बाद 52,000। मतलब अगले 10 साल के अंदर मेरा पैसा 5 गुना हो गया, 5 टाइम्स हो गया। क्या ये कोई बैंक आपको इतने पैसे करके देता है? नहीं देगा बाबू, नहीं देगा। बैंक मान लो अगर 10 साल के लिए मैं 10,000 रुपये अपने बैंक में डाल के छोड़ देता, 3 से 4% का इंटरेस्ट रेट देता है। अमाउंट इन्वेस्टेड 10,000 और उस पर रिटर्न सिर्फ 4,800 का। मतलब जितनी इन्वेस्ट अमाउंट की उसका आधा भी मुझे रिटर्न नहीं मिला। कहाँ मेरा पैसा 5 गुना हो रहा था और कहाँ मेरा पैसा 0.5 टाइम्स हो रहा है। सो ये ज़रूरत होती है इन्वेस्टिंग की। डेट्स वाई यू शुड लर्न अबाउट इन्वेस्टिंग, ठीक है। जस्ट 100 रुपये से सिर्फ स्टार्ट कर सकते हो, 100 रुपये से अपनी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। सो स्टार्ट करो ना। 100 रुपये कोई भी बिग अमाउंट नहीं है। जो नेटफ्लिक्स और प्राइम का तुम सब्सक्रिप्शन ले रहे होते वो भी 100 से ज़्यादा का होता है। सो एक 100 की सिप भी स्टार्ट कर लो मंथली, क्या बुराई है। हर महीने प्राइम का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो हर महीने एक सिप भी शुरू कर दो ना। आई थिंक इट विल बी फार बेटर। सो स्टार्ट योर इन्वेस्टिंग जर्नी, बस इतना ही कहना चाहूँगा। एंड ये कंप्लीट एनालिसिस था कैसे आप अपना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे। सो होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप अपने लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड फिल्टर आउट करेंगे आपकी नीड के हिसाब से, जो कि आपको ओवर द टाइम मैक्सिमम रिटर्न्स दे रहा हो, ठीक है। सो जो स्टेप्स बताएं उनको फॉलो करना बस, और कुछ नहीं करना। आप अपने लिए
एक अच्छा म्यूचुअल फंड जो कि आपको बहुत अच्छे रिटर्न दे रहा होगा आप ढूंढ पाओगे। और जो भी मैंने म्यूचुअल फंड इसमें दिखाए हैं वॉच लिस्ट के अंदर, उनमें से कोई भी मेरा रिकमेंडेशन नहीं था, वो बस मैंने आपको एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, ताकि एनालिसिस करके मैं दिखा सकूं कैसे आप एक एक पॉइंट को फिल्टर आउट करोगे, कैसे एक एक चीज़ को पढ़ोगे कि क्या क्या है, कैसे एनालाइज करोगे, उसके लिए मैंने वो ऐड करे थे। तो उनको कोई भी पर्सनल रिकमेंडेशन की फॉर्म में मत लेना, खुद अपने लिए जाके सिलेक्ट करो, आप बहुत आसानी से कर लोगे, आई बिलीव इट, ठीक है। क्योंकि स्टॉक मार्केट अबे यार स्टॉक दिमाग में चलता रहता है, ठीक है। म्यूचुअल फंड की पूरी नॉलेज जितनी मुझे लगता था कि आप लोगों के लिए ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट के लिए, वो पूरी आप लोगों को बल्कि उससे ज़्यादा दे दी है, ठीक है। सो जाओ इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करो अपनी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है यार, 100 रुपये सिर्फ से स्टार्ट कर सकते हो, इसमें क्या बुराई है। इतने रुपए तो महीने में 500 रुपये यूं ही उड़ा देते हैं यार के बच्चे, तो मैं देखता हूँ खाने पीने और ऐसे ही अलग अलग शौकों में, ठीक है। तो उससे अच्छा है 100 रुपये से सिर्फ स्टार्ट करो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक अच्छी हैबिट है। आप वेल्थ क्रिएशन सीख रहे हो, कैसे अपनी मनी को मल्टीप्लाई करना है वो सीख रहे हो, जो कि इन फ्यूचर आपको जिसकी ज़रूरत है। सो स्टार्ट इन्वेस्टिंग, और उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसके थ्रू आप स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर पाओगे एंड म्यूचुअल फंड में भी कर पाओगे। सो ग्रो एंड अपस्टॉक्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाके उधर से अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करा है तो जल्दी से ओपन कर लो। अगर आपको और किसी टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, क्रिप्टो करेंसी पे चाहिए, स्टॉक मार्केट पे तो आएंगी, और किसी फाइनेंस से रिलेटेड टॉपिक पे चाहिए, कमेंट सेक्शन में बताओ, आ जाएंगी वीडियो। जो आपको होगी वही आएगा। बस आप अपने चैनल को सपोर्ट दिखाते रहो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो कि क्या पार्ट अच्छा लगा आपको, क्या नॉलेज मिली, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या बाय बाय।